हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है डे 9 40 डे स्ट्रैटेजी का शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं। भाई ऐसा है कि जो एग्जाम में जब तैयारी करो तो केवल घिसे पिटे क्वेश्चन ही मत पढ़ो। पढ़ो तो ढंग की चीजें पढ़ो, और नहीं तो मत पढ़ो। ढंग की चीजें पढ़ो। और ये देखो यहाँ लिखा है वर्क हार्ड, कंप्लेन लेस, listen more, try, learn, grow. Don't let people tell you it can't be done. Make no excuses. And most important thing is don't give excuses for your fall. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. Let's start. And this is Panacea of 40-day strategy, day 9. And here are the questions. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इज दिस द डेगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी. अल्यूजन, इल्यूजन, विजन या पेरीफ्रेजेस. तो अगर आप लोगों ने तैयारी बढ़िया करी है तो आप जानते होंगे कि ये जो स्पीच है ये मकबथ की है. और इसमें मकबथ को क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है कि एक डैगर जो है उसके सामने आ रहा है. इसे क्या कहते हैं? है दिस इज इल्यूजन. द आंसर इज इल्यूजन. द वर्ड क्लास that serves as the predicate of a sentence is known as adjective, article, verb या none of these. देखिए जब हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो सारा प्रेडिकेट माना जाता है. तो सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा जो होता है वो हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं. तो वर्ब जो है वो क्या हो गया, उससे प्रेडिकेट जो है वो बनता है. द जेरेंडियल इन्फिनेटिव, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द जेरेंडियल इन्फिनेटिव डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब व्हेन इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब. आई ईट टू लिव. अब क्वेश्चन को समझा भी दूं. जैसे जेरेंडियल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मगर एक ऐसा इन्फिनेटिव जिसके अंदर एडजेक्टिव्स वाली क्वालिटी हो तो उसको कहा जाता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव. जैसे आई ईट, ईट एक वर्ब है और उसके आगे आई ईट वाई जो वाई का जवाब दे रहा है. तो आई ईट वाई टू लिव, तो जो वाई का जवाब दे रहा है वहां पर ये इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम. और टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर, बनानास आर गुड टू ईट. अब गुड जो है एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर ना ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. जब भी कोई इन्फिनेटिव किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो क्या बन जाता है? वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव बन जाता है. वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव हो जाता है. और उसमें भी उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब अलग अलग उसके फंक्शंस होते हैं. जैसे अगर वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब बन जाता है. जेरेंडियल इन्फिनेटिव फंक्शंस एज अ वर्ब, फंक्शंस एज एन एडवर्ब. और अगर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब. बनाना, अब गुड को क्वालिफाई कर रहा है टू ईट, तो जब वो एक नाउन को क्वालिफाई करता है, जब इन्फिनेटिव, अगर आप बोलते हो टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो व्हाट इज ह्यूमन, तो वो व्हाट का जवाब दे रहा है. वहां पर वो खाली इन्फिनेटिव है, कोई जेरेंडियल इन्फिनेटिव नहीं है. लेकिन अगर आप ये बोलते हैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि बनानास आर गुड टू ईट, तो व्हाट इज गुड टू ईट? बनाना जो है, बनानास जवाब दे रहा है, तो दैट इज अ नाउन. गुड टू ईट, जो इन्फिनेटिव है वो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो वहां पर वही इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है? जेरेंडियल इन्फिनेटिव का काम कर रहा है. वो इन्फिनेटिव क्या कहलाता है? खाली इन्फिनेटिव नहीं है, वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव है. ऐसे ही अगर कोई इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करे तो वो हो जाता है, वहां पर वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है? जो नाउन को क्वालिफाई करे तो किसका काम करता है? एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, एन एडवर्ब, नन. तो वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का. ठीक है, वो काम कर रहा है. जैसे दिस इज द हाउस टू लेट, आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट इन. ठीक.
अब यहाँ पर द हाउस को ये नाउन है और नाउन को ये जो है ये क्वालिफाई कर रहा है, तो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, नाउन को क्वालिफाई करने। तो याद रखिएगा ये भी इन्फिनेटिव्स का पार्ट होता है। आई होप कि आपने ये चीज पढ़ी हो। और ये चूंकि ये सारी चीजें मेरे खुद के क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं और ऑब्वियसली विभिन्न किताबों में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने, मैं चाहूंगी भी जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं वो इस बात पे कमेंट भी करें कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पाइनियर प्रैक्टिस सीरीज ले रखी है, मैं खुद कभी कभी ये सोचती हूँ कि जो उसमें टेस्ट पेपर्स मैंने करवा रखे हैं ना, मतलब न्यू टारगेट टेस्ट सीरीज तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वाकई में बहुत अच्छे लेवल, कि अगर इसी तरीके का पेपर आ जाए तो ऑब्वियसली जिसने बहुत थरो पढ़ाई कर रखी होगी ना वही जो है उसको, या जिसने मेरे वाले बैच को लेके ढंग से पढ़ा होगा वो कर पाए। क्योंकि इतने बड़े वो क्वेश्चंस मेरे खुद ही पढ़ के ही मुझे ही लगता है, स्टूडेंट्स भी कहते हैं, पाइनियर है। देखो टेस्ट के ना, हमारे जो टेस्ट पेपर्स के ना हमने लेवल्स बना रखे हैं। जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ईजी है, जो टारगेट टेस्ट है वो ठीक लेवल है, न्यू टारगेट टेस्ट सबसे बढ़िया लेवल है, सबसे बढ़िया लेवल, पाइनियर से भी बढ़िया लेवल न्यू टारगेट टेस्ट। पाइनियर मिक्स्ड है, कभी मुश्किल है, कभी आसान है, कभी बहुत आसान है, कभी जो है वो 25-30 क्वेश्चन काफी आउट ऑफ द वर्ल्ड ले लिए हैं, इस तरीके के हैं। लेकिन जो न्यू टारगेट है वो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। तो ये जो मैं ले रही हूँ अपनी किताब में से ले रही हूँ, किताब में भी जो है वो क्वेश्चन पेपर्स पीछे लगे हुए हैं। और अब आप यहाँ देखिए, हियरिंग द नॉइज आई रैन अवे, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। These two sentences are the examples of present या past participle, past या present participle, gerund या past participle। अब कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हियरिंग द नॉइज आई रैन अवे, पहले आप ये देख रहे हो कि इस फ्रेज को मेन सेंटेंस से अलग करा गया है। ये आपका मेन जो है वो क्लॉज है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये आपका फ्रेज है। अब हियर आई रैन अवे वाई है ये पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहाँ जो ये हियरिंग आ रहा है ये जेरेंड नहीं है, ये कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो काम एक साथ होते हैं तो जो पहला वाला काम होता है या दोनों कामों के बीच में टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं होता, तो हम जो होते हैं ना प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। हियरिंग द नॉइज आई रैन अवे, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल तब कहते हैं जब वो नाउन को क्वालिफाई करे। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दूसरे में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करा गया है। रीडिंग इज माई हॉबी, हियर रीडिंग इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, हेंस इट इज अ वर्बल नाउन, इट इज कॉल्ड। जो वर्बल नाउन होता है उसे क्या कहते हैं? वर्बल नाउन किसे कहते हैं? जेरेंड को कहा जाता है अवर्बियल नाउन। जब जेरेंड जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सीइंग अ लायन आई रैन अवे इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो लोग देखते हैं, कई बार क्या होता है ना, कभी मतलब इतना टाइम मैंने पढ़ाया है, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कई लोग तो जो होते हैं ना वो मेरा कोर्स के लेने के बारे में सोचते ही रह जाते हैं मगर लेते नहीं है। मगर जिन्होंने ले भी रखा है ना, अगर उसे यूटिलाइज नहीं करते तो कुछ नहीं कर सकती। आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे, और मैं ये किस उसमें बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे इस तरीके का एक क्वेश्चन भेजा, तो आई वॉज रियली अघास, मुझे बहुत महसूस हुआ कि फॉर द पास्ट 3 years आई हैव बीन टीचिंग इतना सिंपल चीज़ें, और अगर स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे बताओ। तो मैं इस समय ये कहती हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि यू शुड नॉट वेस्ट ऑन ट्रिफल्स, फालतू की चीज़ों पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, अपनी स्किल्स को होन करना चाहिए। एंड इफ़ यू फील लाइक कि हमें बहुत कुछ आता है तो आपको हमारे न्यू टारगेट टेस्ट सॉल्व करके देख लेने चाहिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा हाउ मच डू यू। Seeing a lion I ran away is the example of an infinitive, a participle, a gerund. तो seeing a lion, अब यहाँ पर है why I ran away, seeing a lion, after seeing a lion, तो ये है आपका पार्टिसिपल है, और ये भी कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने इसमें यूज किया। आज हमें मैं क्वेश्चंस मिले जुले लिए हैं, हो सकता है आपको लगे कि ग्रामर के क्वेश्चंस मैडम ने इस बार ज्यादा ले लिए हैं,
ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो आगे बताना चाहूंगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ मैं। बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू सिमिलीज एंड मेटाफर्स, अटरेंस एंड परफॉर्मेंस, स्कीम्स एंड ट्रोप्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब अगर किसी ने ये चीजें पढ़ी नहीं रखी हैं तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये ना सब नहीं पढ़ा हुआ होगा, मगर अगर नहीं पढ़ रखा है तो उनको जो सामने दिखेगा, अरे यार सिमिली मेटाफर पढ़ा हुआ है तो यही होता होगा। हालांकि इतना सबने पढ़ रखा होता, केवल यही नहीं होता। तो ट्रेडिशनली हम फिगर्स ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं स्कीम्स एंड ट्रोप्स में। देखो, स्कीम्स एंड ट्रोप्स का भी ये मतलब होता है, ट्रोप्स का मतलब होता है टू यूज वर्ड इन अ डेविएटेड डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो होता है ये मीनिंग ये होता है कि डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी, ट्रोप्स यूजेस अ वर्ड इन एन अनयूजुअल वे। और जो स्कीम होती है ना, स्कीम होती है इज अ क्रिएटिव ऑल्ट्रेशन, is a creative alteration in the usual order of words। जैसे अगर आप देखो जो स्कीम्स के एग्जाम्पल हैं, क्लाइमेक्स है, एंटीथीसिस है, कियास्मस है, ये जो है क्रिएटिव जो है ऑल्ट्रेशन होता है। जबकि जो ट्रोप्स होते हैं, पन है, मेटाफर है, ये होते हैं कि जब साधारण से हटकर किसी शब्द को हम यूज करते हैं तो वहां पर, जैसे अब मेटाफर है, हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं मगर कंपैरिजन के लिए शब्द यूज नहीं करते हैं। ही इज द लायन ऑफ एशिया, तो लायन वर्ड को हम डिफरेंट वे में यूज कर रहे हैं, मतलब रेगुलर लायन से हटकर उस शब्द को हम अलग रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है, दैट इज वो ट्रोप है। और जब हम शब्दों को क्रिएटिव वे में यूज करते हैं उनके यूजुअल ऑर्डर से हटाकर, तो उसको क्या कहते हैं, उसे स्कीम कहते हैं। जैसे क्लाइमैक्स है तो छोटे से बड़े के क्रम में रखेंगे, एंटीथीसिस है तो साइलेंस इज गोल्ड, और स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, तो एंटीथीसिस है। तो शब्दों को क्रिएटिव वे में जब रखना हो तो वो स्कीम होता है, और शब्द को अलग तरीके से इस्तेमाल करना ट्रोप होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, फिगर्स ऑफ स्पीच को कई बार क्या भी कहते हैं। अब आप ये भी देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच आर समटाइम्स कॉल्ड, ऑप्शंस में बता देती हूँ, रेटोरिक, प्रोसिडी, या यूसेज, या सिंटेक्स। तो देखो भाई, स्पीच का मतलब होता है बोलने की कला, फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा रेटोरिक। और आपको याद होगा 2021 में प्रोसिडी के वो पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा प्रोसिडी का जो पार्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट है आपका, that is the best way to learn a language is to speak it। Here the figure of speech is climax, anticlimax, litotes या epigram। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अगर यार इसमें फिगर ऑफ स्पीच समझ में ही नहीं आ रही। अब आप देखो, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, आप हाउ विल यू लर्न अ लैंग्वेज, एक स्टेप जब आप उसे बोलना शुरू कर दे, यानी कि उससे ऊपर का पार्ट, यानी कि छोटे पहले आप लर्न, और लर्न के बाद आप LSRW जो है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ऐसे छोटे से बड़े के क्रम में है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो चार जो होते हैं, जो स्किल्स होते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, सीखते हैं, और फिर हम लिसनिंग, स्पीकिंग, और फिर बोलते हैं। छोटे से बड़ा का क्रम आ रहा है, यही क्लाइमेक्स का क्रम होता है, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमेक्स। डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स आयनी, पन, सिमिली या मेटाफर। जब हम कहते हैं कुछ और होता है कुछ,
अच्छा, आयनी और सरकाजम में भी एक फर्क होता है। मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन आएगा, ये कोई क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स भी पूछ चुके हैं, मैडम इसका आंसर सरकाजम है, इसका आंसर आयरनी है। आज मैं इसे पूरी तरीके से क्लियर करूंगी। डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। जब आयरनी होती है ना, वर्बल आयरनी के रूप में हम बोलते हैं। आयरनी का मतलब होता है हम कहना चाहते हैं कुछ और उसका जो मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। जैसे आयरनी, और आयरनी ना कई प्रकार की होती है, वर्बल, स्ट्रक्चरल, ड्रामेटिक, ट्रेजिक, कॉस्मिक। जो आयरनी होती है वो वर्बल, स्ट्रक्चरल, ड्रामेटिक, कॉस्मिक एंड ट्रेजिक, ये आयरनीज होती है। सरकाज़्म इज अ पार्ट ऑफ, मतलब वर्बल आयरनी में एक पार्ट लेता है वो। तो जब डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। और इसका एक आयरनी का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बिल्कुल देना चाहूंगी। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए, तो इसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने पढ़ा। आप लोगों को याद होगा कि जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा करी थी तो उसके लिए ये कहा गया था कि इट इज अनसिंकेबल, ये कभी डूबेगा नहीं। ठीक है ना, इसके लिए यही कहा था। एंड इट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉइस, पहली यात्रा में ही डूब गया था। दिस इज कॉल्ड आयनी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनी। रियलिटी ये थी कि भाई इसमें है, अपेयरेंस था कि ये कभी डूब नहीं सकता, एंड इट बेसिक, आप इसे कॉस्मिक आयनी कह सकते हैं, लेकिन ये होती है डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपियरेंस। तो द आंसर इज आयनी। ठीक है जी। और अभी मैंने आपको बताया कि आयनी कितने, वर्बल, ट्रेजिक, कॉस्मिक और स्ट्रक्चरल एंड ड्रामेटिक। वर्बल, स्ट्रक्चरल, ड्रामेटिक, कॉस्मिक, ट्रेजिक, ये 5 आयनी होती है। If you don't drive properly, you will lose your wheel is an instance of allegory, synecdoche, symbol या pun। देखो जो व्हील है ना, व्हील से, पार्ट से होल की तरफ चल रहे हैं, तो पार्ट टू होल अगर चलें तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ये होती है सिनेक्डोकी। व्हील से पूरी कार को बता रहे हैं। टॉन्टिंग यूज ऑफ apparent praise for dispraise is। अब मेरे स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये आयनी है या ये सरकाजम है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये सरकाजम है और ये वर्बल आयरनी के उसमें आ जाता है। वर्बल आयरनी से सिनोनिमस नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो है वर्बल आयरनी में आ जाता है सरकाजम। टॉन्टिंग यूज ऑफ apparent praise for dispraise का एग्जाम्पल भी मैं गया। टॉन्टिंग वे में अगर आप सामने से दिख रहा है और वो पता कैसे चलता है कि स्पष्ट रूप से आप किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से तारीफ कर रहे हैं, मगर वो उसमें तारीफ में छिपी हुई क्या है, वो जो है बुराई छिपी हुई है। तो और आपके वो जो है वो बोलने के तरीके से पता चल रहा है, तो वो बेसिकली वो सरकाजम है, दैट इज सरकाजम। ठीक है, अब मैं सरकाजम का एग्जाम्पल भी जो है वो दे देती हूँ। सरकाजम का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, टॉन्टिंग यूज ऑफ एपरेंट फ्रेज फॉर डिस्प्रेज, इसका एग्जाम्पल है। सिचुएशन ये मानिए कि कुछ बुरा होता है, बस इसी चीज की तो जरूरत थी मुझे, और क्या चाहिए जिंदगी में, बस इसी चीज की जरूरत, दिस इज व्हाट आई नीडेड मोस्ट टुडे। तो क्या है, टॉन्टिंग यूज ऑफ एपरेंट प्रेज फॉर डिस्प्रेज। तो ये सरकाजम है और दिस इज द पार्ट ऑफ वर्बल आयरनी। ये वर्बल आयरनी में से सिनोनिमस नहीं है, बट इसमें आ जाता है। तो भैया याद रखना, पूजा और जिसने भी मुझसे पूछा था, पूजा ने पूछा था, शायद प्रिया ने पूछा था, नेहा ने भी पूछा था, और मुझे पता है वो तो ये वीडियो जरूर देखेंगे और आज बहुत खुश भी होंगे कि हमारा नाम ले लिया गया है, पूजा राघव, नेहा त्यागी, प्रिया सक्सेना। तो भैया ये देख के बता भी देना कि इसका आंसर सरकाज़मी ही है। What is the quality of a hero in the epic poem? The hero is a national figure. अरे ये क्वेश्चन 14 था, ये एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या?
व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ हीरो इन द एपिक पोयम? एपिक क्या होता है कि एपिक बेसिकली महाकाव्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव वे में लिखा जाता है, एक हीरो की कहानी बताई जाती है, और वो हीरो क्या होता है? ही इज द नेशनल फिगर हुम ऑल लव एंड अडोर। एक नेशनल फिगर होता है जिसको सब प्रेम करते हैं, जैसे हमारे महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है। व्हाट इज अ बॉम्बास्ट? बॉम्बास्ट किसे कहते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस विच एक्सप्लोर द आइडिया और थॉट ऑफ राइटर्स। इट डिनोट्स अ वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन दैट इज disproportionate to the matter that it signifies. It denotes Western philosophy या a group of poetic diction. तो देखो भैया, bombast का मतलब होता है highly inflated शब्दों का, बहुत ही बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, उसको जो है वो bombast कहा जाता है। तो आंसर इज बी। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या? 24 ही क्वेश्चन है लग रहा है मुझे, 13 के उसके एक क्वेश्चन आया नहीं है। Socrates drank the fatal cup। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इसमें। Socrates drank the fatal cup। तो देखो भाई, फेटल कप जो है वो बताया गया। वैसे मैं एक बात बताऊं, कप से के आगे फेटल लगाया गया है तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो सकता था, घातक के सेंस में यूज किया जाता था, तो फेटल कप के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं है। सिनेक्डोकी मेटोनमी है, जब जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है, कोई चीज जो है वो उसमें रखे हुए पदार्थ के लिए यूज की जाती है, तो उसको मेटोनमी कहा जाता है। एक मेटोनमी का वाइस कैप मैंने बताया भी था। तो जब कोई कंटेंट जो है, कोई जिस चीज में कोई सामान रखा जाता है, वो जैसे ही इज एडिक्टेड टू बॉटल्स, तो जो बॉटल है कंटेनर के लिए, कंटेनर को यूज किया जाता है उसके में रखे हुए प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होती है। जैसे ही वॉज ऑल जो है ही वॉज येलो, ये नहीं, ही वॉज ड्रेस्ड इन गोल्ड, ही वॉज क्लैड इन गोल्ड। तो गोल्ड में क्लैड नहीं होते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी में होते हैं, तो ज्वेलरी के जगह गोल्ड यूज कर रहे हैं, तो वो मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आंसर इज बी, मेटोनमी। ही इज अडिक्टेड टू बॉटल्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी कंटेनर को उसमें रखी हुई सामान के लिए यूज करते हैं, कंटेनर को बोलते हैं उसमें, जैसे ही इज एडिक्टेड टू लीकर नहीं बोल रहे हैं हम, बॉटल्स बोल रहे हैं, तो बॉटल में लीकर रखा जाता है, तो कंटेनर को यूज किया जाता है उसमें रखे हुए चीज के लिए, तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? दैट इज मेटोनमी। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम टेल रैफेल the story of his own life and the meeting with Eve? पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन का एपिक है, सेकेंडरी एपिक है, पहले 10 किताबों में था, फिर 12 में आया। तो इसमें कौन सी किताब में एडम रैफेल को अपनी स्टोरी जो है वो बताता है? और वो है, उसका आंसर है दैट इज बुक 8। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ये बता देती हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हो इसमें और आगे जानना चाहे तो मैं एक चीज आपको ये बता दूं, अभी बीच में मैंने आपको बताया भी था कि इफ यू, अगर आप लोग अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहें, तो भैया हमारे जो सबसे बढ़िया पेपर्स हैं, पेपर्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, ये भी हमारे ही पेपर्स में से ही वो लिए गए हैं, हमारी बुक में भी हैं वो पेपर। पायनियर प्रैक्टिस बैच, अभी भी जो पायनियर प्रैक्टिस बैच अपनी तैयारी, अगर अब ये समय बहुत सारे चीजों पे वेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन ट्रिफल्स, फालतू चीजों में अपनी, देखो वैसे तो ये जो है लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि जहां पर जो चीज मिल रही होती है, चाहे वो काम की हो या ना हो, लेकिन अगर उसके कोई पैसे नहीं लग रहे होते तो वो सब जगह जाकर जो है वो चीज, वो ज्ञान जो है वो ले आते हैं। मगर कई बार हमारे लिए ना वो चीज बहुत खतरनाक भी हो जाती है। मैं तो आपसे कहूंगी, पढ़ो तो वो पढ़ो, फिल्टर जरूर लगना चाहिए कि आप तक क्या चीज आ रही है। आप ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ये समय कंफ्यूज होने का नहीं है। इसलिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, सही दिशा में लगाइए। और अगर आप हमारे साथ जुड़, देखो मैं अगर जरूर लगाती हूँ, यहाँ पर ऐड करना इसलिए होता है क्योंकि हमारा यूट्यूब ही एक ऐड का एक माध्यम है, और हमारा कोई माध्यम नहीं है कि अब ये ऐड। और कई लोग अभी भी बोलते हैं, मैडम काश हमें आप पहले मिल जाती हैं, काश हमें एग्जाम से 15 दिन पहले भी आपके बारे में पता नहीं हो। पता नहीं, क्योंकि मैं जो होती हूँ ना, रोज दूसरे ग्रह से आती हूँ, अपना स्पेसशिप यहाँ पे लैंड करती हूँ, लोग मेरे तक पहुंच नहीं पाते हैं ना, इसलिए।
तो इसीलिए जो है अभी वो वाली चीज नहीं रहनी चाहिए, मुझे बताना है ऐड बीच में इसलिए कर। आप देखना चाहें कि पायनियर प्रैक्टिस इसमें 65 टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इस समय इसमें रिवीजन चल रहा है। रिवीजन का मतलब होता है कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स को मैं स्टूडेंट्स को रिवाइज करने को देती हूँ, चाहे वो मेरे जो मेरे करवाए हुए 65 टेस्ट पेपर्स हैं वो मैं स्टूडेंट्स को रिवाइज करने के लिए देती हूँ। 2 घंटे का टेस्ट पेपर जो है मैं उसमें इसी तरीके से उनके क्वेश्चन उनको OMR पे सॉल्व करने के लिए कहती हूँ। 1-1 घंटे का समय बांटकर उनको पेपर करवाती हूँ और उसमें नए क्वेश्चंस भी मैं ऐड करती हूँ। ये मेरा तरीका है करवाने का और स्टूडेंट्स इसको एंजॉय भी करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इस तरीके से उनकी तैयारी भी हो रही है, क्योंकि अब बहुत क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद ये हमारा स्कोपम का, ये हमारा पीजीटी का है। पीजीटी का प्रैक्टिस बैच मैंने इस तरीके से चलाया है, इसमें भी 10 पे टेस्ट पेपर्स, अब 11th चल रहा है और उसमें भी मैंने इस तरीके से करवाया है कि स्टूडेंट्स को मैं इसमें राइटर्स के वन लाइनर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि जो आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका एक जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा रिवाइज हो जाएगा, तो कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए। ये 1100 का है और ये भाई अभी इसको भी जो है ये भी अभी थोड़ी देर में PDF फॉर्मेट में हो जाएगा। इसके भी अब इसका स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, हम भेज नहीं पाएंगे एक्चुअली। आज के बाद जो भी इसे खरीदेगा हम इसे भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नोट्स जाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो हम लोग इसकी प्राइस को आज कम कर रहे हैं और ये इसका जो है वो PDF जो है वो अब आपका कंटेंट इसको आपको PDF में, यानी कि जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको PDFs दिख जाएंगी और आप उन PDFs को निकलवाओ ना निकलवाओ, अभी मैंने सोचा नहीं है कि नॉन प्रिंटेबल रहेंगी कि प्रिंटेबल रहेंगी, तो उसमें जो है आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और वीडियोस तो आपके पास हैं। और बाकी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो सकता है मैं अपना ऐड इतना बढ़िया ना कर पाती हूँ, तो आप 7895937338 पे कॉल कर सकते हैं। ये जब आप इसका वो थंबनेल भी देखेंगे तो भी उसमें नंबर पड़ा हुआ है, नंबर आपको इंग्लिश सूत्रा का जगह जगह दिख भी जाएगा। 7895 ये है नंबर 7895937338, ये है हमारा नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। खैर इसका आंसर बुक 8 था और अब हम आगे बढ़ते हैं। In which of his work Milton describes with loss of Eden till one great man restore us and regain the blissful seed? Paradise regained, paradise lost, Areopagitica या कॉमर्स? कौन से वर्क में मिल्टन ने कहा है विद लॉस ऑफ ईडन कि ईडन तो खो जाएगा, टिल वन ग्रेट मैन? अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति आएगा और इंसान को दोबारा से उसकी ब्लिसफुल सीड जो है वो दिलवाएगा और वो इंसान कौन होंगे? वो दैट विल बी क्राइस्ट। तो ये कौन सी बुक में जो है उन्होंने कहा है और आप सभी को ये पता है कि मिल्टन ने ये कौन से उसमें कहा है? और इसका आंसर है दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। द आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। Who says the sparkling blaze his other parts besides being prone on the flood? Saturn, Belial, Moloch या मलसिबा? एंड द आंसर इज, चलो आप ही बता दो, हर चीज में ही क्या बताऊं? द स्पार्कलिंग ब्लेज हिज अदर पार्ट्स बिसाइड्स बीइंग प्रोन ऑन द फ्लड। एंड द आंसर इज, भाई देखो मिल्टन जिसमें खुद को देखते थे, सैटर्न जिसे कहना चाहिए कि मिल्टन ने अपने आप मिल्टन का प्रतिनिधित्व करते हुए हैं, द आंसर इज सैटर्न। और दैट सी बीस्ट लेवियाथन विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाइज? यहाँ सैटर्न को लेवियाथन से कंपेयर किया गया। द सी इज वेरी लार्ज इन विच एडम एंड ईव हैज फॉलन। सेलर्स रिपोर्ट द कैप्टन ऑफ द शिप फिक्सेस द एंकर। सैटर्न वॉज मॉन्स्टर्स लाइक द सी बीस्ट, कि सैटर्न को लेवियाथन से कंपेयर किया गया है। सैटर्न वॉज कंपेयर्ड विद लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। आज थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा हैं। Possessive adjectives are sometimes called nominal, pronominal, reflexive या noun.
देखो अगर आपने पजेसिव एडजेक्टिव्स है, सभी ने पजेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ रखे हैं, माय, हिज, आर, योर, हर। अब ये बनते किससे हैं? प्रोनाउन से बनते हैं, ठीक है। आप प्रोनाउन के पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं हर्स, तो हर हो गया, माइन का हो गया, माय हो गया। तो ये प्रोनाउंस, इसलिए इन्हें कई बार प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है, they are called, sometimes called pronominal adjective. Which of the following statement is incorrect? After abbreviations of weight and measure, full stop is not used. यानी कि ऐसे kg नहीं यूज होता. The full stop indicates the longest pause and is used at the end of all sentences. सही बात है, और खुद के में यूज हुआ नहीं है इसमें. A full stop is used to indicate a decimal fraction. सही है. A full stop is used with full words abbreviation. यही गलत है. अगर हमने यहां पर लिखा यूनेस्को, तो फुल वर्ड के उसमें हम लोग फुल स्टॉप का यूज नहीं करते. द आंसर इज डी. Which Shakespearean play was performed at the wedding of Princess Elizabeth, daughter of James I, to Frederick Elector Palatine in 1613? 1613 देखकर ही समझ में आ गया है कौन सा प्ले है. वो प्ले है जो कि शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है, शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कॉलोनियलिज्म को बताता है, और इसमें प्रोस्पीरो के रूप में शेक्सपियर खुद को प्रेजेंट करते हैं. The answer is The Tempest. Charles Lamb called Heywood a prose Shakespeare for his. Charles Lamb ने Heywood को prose Shakespeare किस लिए कहा है? तो The Captives, A Fair Maid of the West, और एक बहुत ही बढ़िया उनका प्ले है A Woman Killed with Kindness, है ना, A Woman Killed with Kindness. और इसी के लिए उनको प्रोज शेक्सपियर कहा गया है. मिल्टन रॉट एपिथेमियम डेमोनिस इन मिल्टन ने एपिथेम, वैसे भी मिल्टन जो है अंग्रेजी में तो बहुत ही कम लिखा करते थे, तो ये कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है? जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म. एपिथेमियम डेमनिस या डेमन्स एपिथेप, जिसमें उन्होंने चार्ल्स डियोडिटी, अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडिटी को याद करा है, कमेमोरेट करते हुए ये लिखा है उन्होंने, एपिथेमियम डेमनिस. और ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये एक एलिजी है, और अपने दोस्त जो है उसके उन्होंने चार्ल्स डियोडिटी की याद में उन्होंने लिखा है, तो ये लैटिन में लिखी गई है, इज रिटन इन लैटिन. ठीक है जी. द लास्ट ऑफ द लेटिन्स है, और आज की कहानी यहीं समाप्त होती है. मिलते हैं कल. बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक. यूज योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे. बाय बाय.